नमस्कार। मैं अनिल कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, MSG कॉलेज भरतपुर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट प्रथम के पेपर सेकंड में यूनिट C के अंतर्गत गरीबी की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी विषय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रश्न आता है कि गरीबी की अवधारणा या कॉन्सेप्ट क्या है। गरीबी को आप किस प्रकार समझ सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो निर्धनता एक सामाजिक क्रिया है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता। जैसे पूर्व में कहा जाता था, रोटी, कपड़ा और मकान एक आवश्यक और मूलभूत सुविधाएं हैं, परंतु वर्तमान में देखा जाए तो पीने का स्वच्छ पानी और बिजली भी आवश्यक समझी गई है। अब हम आगे देखते हैं कि गरीबी को मापने के बारे में क्या अवधारणाएं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी से कम उपभोग करने वाले व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं। कैलोरी एक तरह से शरीर में खाद्य पदार्थों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का माप होती है। जैसे कि आप गेहूँ, चावल, बाजरा या अन्य खाद्य पदार्थ खाते हैं, जैसे कि बिस्कुट खाते हैं, तो उससे आपके शरीर को कितनी ऊर्जा मिलती है उसे कैलोरी के रूप में मापा जाता है। आप किसी भी खाद्य पदार्थ के पैकेट पर भी यदि देखेंगे तो आपको कैलोरी से संबंधित माप मिल जाएगा। तो उसी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरी की माप का आंकड़ा दिया गया है, और इससे कम यदि कोई व्यक्ति उपभोग करता है तो उसे निर्धन माना जाएगा। रुपए व्यय करने की या आय के संबंध में एक और राशि का आंकड़ा तेंदुलकर विधि और रंगराजन विधि द्वारा दिया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए निर्धनता रेखा में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति माह आय का स्तर 816 और शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये निर्धारित किया गया था तेंदुलकर विधि द्वारा। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति 816 रुपये प्रति माह कमाता है तो वह गरीबी रेखा पर होगा और उससे नीचे वाले सभी व्यक्ति गरीब कहलाएंगे। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 1000 रुपये माना गया है तेंदुलकर विधि में। रंगराजन विधि में यही आंकड़ा क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 और शहरी क्षेत्रों के लिए 1407 रुपये माना गया है। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रति माह आय का स्तर 972 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, और प्रति व्यक्ति प्रति माह आय का स्तर 1407 रुपये शहरी क्षेत्रों के लिए रंगराजन विधि द्वारा निर्धारित किया गया। इस तरह भारत में गरीबी के माप से संबंधित आंकड़े होते हैं। इनको आप अपनी परीक्षा में उत्तर लिखने के दौरान प्रयोग करते हैं तो आपको निश्चित रूप से अधिक अंक आने की संभावना रहेगी। साथ ही इस तरह के समय समय पर जो रिपोर्ट्स या प्रतिवेदन जारी होते हैं और जो अखबार में आते हैं, उनके आधार पर भी आप अपने जानकारी को नवीनतम करते रहें और अपने नोट्स में इसको शामिल करते रहें ताकि आपको नवीनतम उत्तर लिखने में आसानी रहे। अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए इस तरह की जानकारी को समय समय पर अपनी नोटबुक में बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह की चीज़ों से प्रश्न आवश्यक रूप से पूछे जाते हैं। अब हुआ निर्धनता का अनुपात। निर्धन व्यक्तियों का कुल जनसंख्या से अनुपात निर्धनता अनुपात कहलाता है। यानी कुल जनसंख्या में कितने व्यक्ति हैं जो निर्धन कहलाते हैं। अब देखें निर्धनता अनुपात तेंदुलकर विधि में प्रतिशत के रूप में किस प्रकार रहा है। हमारे पास जो आंकड़े हैं वे 2004-5
2009-10 और 2011-12 के हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 2004-05 में 41.8, 9-10 में 33.8 और 11-12 में 25.7। यानी कि आप देखें कि लगातार गरीबी का जो अनुपात है प्रतिशत में वो कम होता जा रहा है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में देखा जाए तो 25.7 से 13.7 तक गरीबी का आंकड़ा कम हुआ है, और कुल रूप से देखा जाए तो 37.2 से और 2011 में 21.9 तक गरीबी का आंकड़ा कम हुआ है। यानी कि हमारी सरकारों के द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो प्रयास किए जाते हैं, ग्रामीण या शहरी गरीबी को दूर करने के जो उपाय किए जाते हैं, उनमें तीव्रता से वृद्धि होती है। एक तरह से देखा जाए तो हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे देश की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, और उस ग्रामीण जनसंख्या में 41.8 से सीधा 25.7 की कमी हुई है, जो लगभग 16% के रूप में कमी हुई है। जबकि शहरी क्षेत्रों में यही प्रतिशत को देखा जाए तो ये 12% के रूप में कम हुई है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में अधिक मात्रा में लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब हम देखें कि ग्रामीण निर्धनता के कारण, जैसा कि हमने पूर्व में बताया कि गरीबी रेखा के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्र की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हमने चर्चा के तौर पर ग्रामीण निर्धनता को प्रमुखता दी है। पहला बिंदु है ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि। निश्चित रूप से जनसंख्या वृद्धि में ग्रामीण क्षेत्र का भाग अधिक होता है। इस कारण जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्र की वृद्धि, ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि गरीबी को बढ़ाने में मदद करती है। दूसरा, मजदूरों पर काम करने वालों का कुल श्रम शक्ति में अंश बढ़ना तथा गांवों में मजदूरों में आकस्मिक श्रमिकों का अंश बढ़ना। यानी कि समय समय पर ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे मजदूर की मात्रा बढ़ती है जो आकस्मिक रूप से अचानक से कार्य करने के लिए प्रकट होते हैं। ये फसल के दौरान अपना उपलब्ध हो जाते हैं, और अन्य अवधि में ये लगभग खाली ही बैठे रहते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये कम अवधि में कार्य करते हैं और बाकी अवधि में बेरोज़गार रहते हैं, जिसके कारण गरीबी बढ़ती है। इसी तरह मजदूरी पर काम करने वाले लोगों का श्रम शक्ति में, यानी कि ऐसा माना जाता है कि अपने रोज़गार में काम करने वाले व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में कम होते हैं, वे दूसरों के यहाँ मजदूरी करने ही जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में फैक्ट्रीज़ या अन्य बड़े उद्योगों की संभावना कम होने के कारण वे दूसरे लोगों के खेतों पर काम करते हैं, और इस कारण उनकी आय भी कम होती है और उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ता है। कार्यशील जोतों के वितरण में असमानता, यानी जो जोतों का आकार है या खेतों का आकार है वह बहुत कम होता है। इसके कारण कुल उत्पादकता में कमी होती है और किसानों को पर्याप्त मात्रा में लाभ नहीं मिल पाता है, और वह अधिक मेहनत करने के उपरांत भी गरीब ही बने रहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। भूमि सुधारों के क्रियान्वयन में कमी, बिंदु संख्या 4, यानी विभिन्न प्रकार के उपायों से भूमि के संरचनात्मक परिवर्तन या संगठन में सुधारों की जो नीतियां अपनाई गई हैं उनके पर्याप्त लाभ नहीं मिलने से किसानों को रणनीति के अनुसार उचित लाभ नहीं पहुंचा है। अतः इस कारण भी गरीबी के प्रति जो लड़ाई है उसमें पर्याप्त परिणाम नहीं मिले। हरित क्रांति और ग्रामीण निर्धनता, यह बात बिल्कुल सही है कि हरित क्रांति से कुल उत्पादन खाद्य क्षेत्र में बढ़ा, गेहूँ और चावल के उत्पादन में क्रांति आई और किसानों को लाभ हुआ। लेकिन ऐसा माना जाता है कि हरित क्रांति का लाभ अधिकांशतः बड़े किसानों को मिला, जो अधिक मात्रा में पूंजी निवेश कर सकते थे। ट्रैक्टर से या बड़े सिंचाई के साधन से, या नहरी क्षेत्र में जिन लोगों की भूमि थी
उनको हरित क्रांति का लाभ अधिक मिला, जबकि बंजर भूमि पर खेती करने वाले कम आकार के या छोटे खेतों में काम करने वाले ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को उतना लाभ नहीं मिला और वे पर्याप्त रूप से आय का सृजन नहीं कर पाए। इसलिए हरित क्रांति और ग्रामीण निर्धनता में सीधे सीधे प्रत्यक्ष संबंध नहीं बन पाया और परंपरागत रूप से खेती करने वाले किसानों को निर्धनता के ही क्षेत्र में या जाल में मजबूरी में रहना पड़ा। सामाजिक पिछड़ापन, श्रम की गतिशीलता में बाधाएं, परंपरागत समाज की दिशाओं का प्रभाव, इस तरह से समझा जाए कि अधिकांश किसान सामाजिक रूप से आधुनिक सोच वाले नहीं होते हैं और यह पिछले 2-3 दशकों की बात हो सकती है, लेकिन वर्तमान में यह महसूस किया जा रहा है कि नई तकनीक के प्रयोग से आने वाली पीढ़ी खेती में नवीन प्रयोगों को अपनाने के प्रति अच्छा महसूस कर रही है और उसके कारण वह नवीन प्रयोग करने से उत्पादन बढ़ाने की दिशा में अग्रसर है। लेकिन इस बिंदु में समस्या यह है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वह प्रयोग नहीं कर सकते हैं और अन्य कोई विकल्प आय का नहीं होने के कारण किसानों को निर्धनता में रहना होता है। श्रम की गतिशीलता में बाधाएं, आज भी अधिकांश किसान परंपरागत रूप से अपनी भूमि का मोह नहीं छोड़ पाए हैं और अपने मूल स्थान से अन्य स्थान पर पलायन नहीं करते हैं, जिसके कारण वह अधिक मात्रा में उच्च अध्ययन नहीं कर पाने में विवश होते हैं और अपनी जीवन में अधिक आय सर्जन करने के लिए हतोत्साहित रहते हैं। अब निर्धनता दूर करने के सरकारी उपायों की ओर ध्यान करते हैं। आमतौर पर देखा जाए तो इन सभी सरकारी कार्यक्रमों का मूल उद्देश्य विभिन्न विकास कार्यक्रम चलाकर सीधे सीधे ग्रामीण क्षेत्र में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना होता है, ताकि फसल के समय के अलावा किसानों को अतिरिक्त आय का मौका मिले और उनकी निर्धनता दूर हो सके। इस बारे में विस्तृत जानकारी आपकी पाठ्य पुस्तक में भी मिलेगी और आप जो स्लाइड में दिखे गए नाम हैं इनको भी आप गूगल सर्च के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। आमतौर पर इस तरह के प्रश्नों में किसी एक योजना के बारे में शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है या बड़े निबंध के तौर पर आपको सभी प्रोग्राम के बारे में 4 से 5 लाइनें लिखकर अपने उत्तर को पूरा करना होता है और नवीनतम यानी पिछले 5 साल की योजनाओं को विस्तार से बताना होता है। यहाँ मैं आपको कुछ कार्यक्रमों के नाम बता रहा हूँ, जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम NREP, RLEGP, जवाहर रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कार्यक्रम में 2019-20 के लिए 60,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा गया था। यह एक महत्वपूर्ण राशि है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कार्यक्रम कितना विस्तृत है और सरकारें राष्ट्रीय महत्व के ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने के लिए या ग्रामीण निर्धनता को दूर करने के लिए किस तरह के कार्यक्रम चलाती है। इस तरह हमने देखा कि जहाँ एक और हमारे देश में गरीबी से संबंधित विभिन्न समस्याएं हैं, परंतु उनको दूर करने के लिए भी सरकार विभिन्न उपाय अपना रही है। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।